फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की रहेगी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी ऑफ टीचिंग। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे। जैसे इस क्लास में आपको टीचिंग के बारे में बताऊंगी, टीचिंग मेथड्स के बारे में बताऊंगी, टाइप ऑफ टीचर क्या होता है, कितने टाइप की टीचिंग होती है, इसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, इसके वेरिएबल्स क्या हैं, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, सब कुछ हम इस क्लास में जानने वाले हैं। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने टीचिंग के बारे में क्या क्या अवधारणाएं दी हैं, वो सारा का सारा हम इन सीरीज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन सीरीज को हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम तक हम इसको कवर कर पाए। इससे पहले मैंने आपको थोड़ी क्लासेस करा दी हैं, जैसे मैंने आपको आरटी, एनसीएफ और इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एफएलएन और जैसे आपके जो डिजिटल पोर्टल्स हैं वो सारे करा दिए हैं और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो जैसा अब मैंने कल क्लास इसलिए नहीं ली थी, कल परसों 2 दिन मैंने क्लास नहीं ली, परसों ली थी बट कल नहीं ली। वो उसके पीछे रीजन ये था, मैं आपको कुछ भी पढ़ाती हूँ तो आप ये बोलने लगते हैं कि इससे अच्छा तो हमें मैथ पढ़ा देते, इससे अच्छा तो हमें साइंस पढ़ा देते। मैंने आपसे पहले पूछा था कि मैं आपको क्या पढ़ाऊं, तब आपने मुझे बोला था कि टीचिंग एप्टीट्यूड कराइए। ज्यादातर बच्चों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में ही कहा था। देन मैंने ये सीरीज शुरू की थी। अब आप बीच में ये बोलने लगते हैं कि ये करा दो, वो करा दो, मैथ करा दो, रीजनिंग करा दो। जब मैंने आपको बोला है कि मैथ और रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं वो कैसे करा सकती हूँ। तो सारे सब्जेक्ट तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपने बोला तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट कर दी। अब मैं कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड तो सभी में सेम रहता है, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब मैं पढ़ाती हूँ तो आप बोलते हो ये तो केवीएस का है, ये तो एनवीएस का है, ये तो इसका है, ये उस एग्जाम का है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड सभी एग्जाम में सेम रहता है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप मत देखिए। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये सेम रहेंगे। और इसके साथ साथ पहली बात ये है कि आपका सिलेबस भी नहीं इन्होंने डिफाइन करके दे रखा, पीआरटी वालों का सिलेबस भी नहीं है। तो जो पीजीटी और स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी, पीजीटी, इनका जो सिलेबस आया है उसको बेस बनाकर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उनका सिलेबस मैंने जब देखा था तो वो मोस्ट ऑफ सेम था। तो ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका भी ये जो टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं ये सेम रहने वाले हैं। तो हम वहां से थोड़ा आइडिया लेकर पढ़ सकते हैं। बट अगर आप ये सोचते हैं कि उसका सिलेबस है, उसका सिलेबस नहीं है, वहां पर ये टॉपिक आते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे सभी में टीचिंग एप्टीट्यूड सेम रहेगा। बस पीजीटी के लिए एक बात मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, पीजीटी के लिए आपको यूजीसी नेट में जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितना मैंने पढ़ाया है। बट 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो उन्होंने यूजीसी नेट वाले इनके सिलेबस में दिए हैं पीजीटी वालों के, तो उनको वो वाले भी कर लेने हैं। अदरवाइज जो मैं करा रही हूँ वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीआरटी वालों के लिए, टीजीटी, पीजीटी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्लास को देख सकते हैं। अब ये नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड किसी और एग्जाम में चेंज हो जाएगा, तो ये सेम रहता है। आप थोड़ा विश्वास करके पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। अगर आप अपने माइंड में ये लेकर चलेंगे कि ये इस एग्जाम में नहीं आता, उस एग्जाम में नहीं आता, तो ये ऐसे आप कंफ्यूज ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी आपके टीचिंग के मीनिंग, नेचर और वेरिएबल के बारे में। जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि ये इसमें नहीं आएगा, ये आप ऐसे कैसे करा रहे हो, मतलब आप ये सब्जेक्ट मत पढ़ाओ, दूसरा पढ़ा दो, तो मेरा भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि छोड़ क्यों पढ़ाना, फिर जब आपको विश्वास ही नहीं है। तो तभी मैंने कल क्लास नहीं बनाई थी और आज इतना सोचने के बाद मैंने ये टॉपिक निकाला है कि मैं आपको यही पढ़ाती हूँ, ये तो सब में ही आता है। तो यहाँ पर शिक्षण आज हम पढ़ने वाले हैं, शिक्षण का अर्थ, प्रकृति और शिक्षण के चर। ठीक है, शिक्षण का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो टीचिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, टीचिंग का नेचर कैसा है वो पता होना चाहिए, साथ साथ टीचिंग के वेरिएबल्स क्या है आपको ये सारा पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसे, अब ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि मान लो आपके एग्जाम में ऐसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको कैसे सोल्व कर पाएंगे अगर आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इनमें आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट बनाने बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर आप इनके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो बहुत इजीली इनके क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो जाने वाले हैं। तो आज हमारी क्लास पहली ये टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में रहने वाली है। इसमें टीचिंग पेडागोजी में आपको पढ़ाने वाली हूं। तो सबसे पहले हमें टीचिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसे हिंदी में हम शिक्षण अभिवृत्ति के नाम से जानते हैं, और टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग को हम हिंदी में शिक्षण के नाम से जानते हैं। जिसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी फॉर्म में एक डेफिनेशन लिखी है। अब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू टू अदर्स।
टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां आप क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञान को, नॉलेज को, अपनी स्किल्स यानी कि कौशल्स को और अपने मूल्यों को दूसरों तक ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वही क्या होता है, टीचिंग होता है। आप किसी को एक अच्छा इंसान बनाने में, अच्छा उसकी नॉलेज को इंक्रीज करने में, उसके स्किल्स को इंक्रीज करने में, उसके अंदर अच्छी बातें डेवलप करने में क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। वही प्रोसेस क्या होता है, आपका टीचिंग होता है। आ गया समझ में? तो ये क्या है, टीचिंग का अर्थ है। अब यहाँ पर टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक टीचर ही आपको टीच कर सकता है। मान लो आपको कोई स्किल सीखनी है, आपको कहीं म्यूजिक सीखना है, आपको कहीं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई कुछ भी सीखना है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का वहां भी वो टीचिंग होता है। तो यहाँ पर स्कूल्स की बात हो रही है, तो स्कूल में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज होगी, यानी कि यहाँ पर जो आपका ज्ञान है, आपकी स्किल यानी कि आपका कौशल है, आपकी वैल्यूज है, उनको दूसरों तक क्या कर पाएंगे, आप ट्रांसफर कर पाएंगे। यही क्या होता है, टीचिंग होता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी जो इंफॉर्मेशंस हैं, आपको, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वो क्या होता है, टीचिंग होता है। आप अपने आप से लगा कर देखिए, मैं तो खुद से कनेक्ट करके पढ़ लेती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बात की नॉलेज प्रोवाइड करा रही हूँ। तो यही सब क्या है, टीचिंग है। आ गया समझ में? इसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यही क्या होता है, टीचिंग होता है। अब यहाँ पर बात आती है, टीचिंग जरूरी नहीं है विद्यालय में ही हो, ये कहीं पर भी हो सकती है। तो ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में ही टीच करें, स्कूल में ही आप पढ़ा रहे हैं तो आप टीचिंग कर रहे हैं। आप कहीं भी हैं, ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, आप कहीं पर भी हैं, स्कूल में है, स्कूल के बाहर है, बाहरी वातावरण में है, कहीं पर कुछ सीखने जाते हैं, तो वो सब किसका हिस्सा हो जाते हैं, टीचिंग का हिस्सा हो जाते हैं। तो टीचिंग जरूरी नहीं है कि विद्यालय में ही हो, यह कहीं पर भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्या होगी, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। ये स्कूल में, घर पर और इसके साथ साथ बाहरी वातावरण में कहीं पर भी हो सकती है। तो इसे हम किसके नाम से जानेंगे, टीचिंग के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि टीचिंग क्या है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, टीचिंग की डेफिनेशन बनाकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने पढ़ लिया कि ये फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकती है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, आइडियाज हो सकता है, स्किल, वैल्यू, इन सबको डेवलप करना हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे ऐसे डेफिनेशन बनाकर एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और बताया, आपसे पूछा जाएगा इनमें से टीचिंग की डेफिनेशन क्या नहीं कहती है या क्या कहती है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, नेचर ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की प्रवृत्ति क्या होगी या प्रकृति क्या होगी। अब हम यहाँ पर नेचर की बात करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटीज है उनकी बात होगी कि जो शिक्षण होता है वो किस तरीके से होना चाहिए। आपका भी नेचर होगा, ठीक है, तो नेचर क्या होता है, आप किस तरीके से किसी के सामने बिहेव करते हैं, आप गुस्से वाले हैं, आप शांत स्वभाव के हैं, तो वो सब आपके नेचर में आता है। वैसे ही टीचिंग का भी एक नेचर है कि टीचिंग का नेचर क्या होगा, किस तरीके की टीचिंग होती है या शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है, टीचिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट, यानी कि जो शिक्षण है वो क्या होगी, कला भी होगी और इसके साथ साथ साइंस यानी कि विज्ञान भी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इस पर डबल स्टार लगा लेना है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षण क्या होता है, कला और विज्ञान दोनों होता है। कला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षण, टीचिंग क्या होती है, एक स्किल होती है। अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है तो आप दूसरों को अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है, टीचिंग का स्किल नहीं है, तो आप सामने वाले को कैसे अपनी बातों को समझा पाएंगे, कैसे उस नॉलेज को इम्पार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है टीचिंग क्या है, कला होती है। ठीक है, पढ़ाना भी एक कला है, पढ़ाना भी एक आर्ट में आता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा टीचर बन जाता है जिसको ये ही नहीं पता कि इसको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे उस तक नॉलेज पहुंचानी है, कैसे इजी लैंग्वेज में कैसे सामने वाले तक अपनी बात को पहुंचा देना और उसको अच्छे से समझा देना है, तो ये भी क्या होता है, कला होती है, आर्ट होती है। तो अब आपने भी देखा होगा कि आप बहुत सारे ऐसे टीचर से पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे टीचर होंगे जिनका आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता होगा, कुछ ऐसे टीचर होंगे जिनको देखकर आपको एक अच्छी सी वाइब भी नहीं आती होगी, आप सोचते होगे कहाँ या बोरिंग से टीचर से पढ़ना पड़ रहा है। तो हर किसी का अपना अपना एक फेवरेट टीचर होता है। तो वहां पर क्या डिपेंड करता है कि टीचर क्या होगा, उसके अंदर भी एक स्किल होती है कि वो आपको कितने अच्छे से समझा सकता है। इसके साथ साथ ये क्या है, साइंस भी होती है।
यानी कि अब टीचिंग कर रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाएंगे, ठीक है, साइंटिफिक वे में पढ़ाएंगे, यानी कि सिस्टम से पढ़ाएंगे, प्लानिंग तरीके से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले क्लास में जाते हैं, आप कुछ ना कुछ मैटर तैयार करते हैं, तभी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक ढंग से होती है टीचिंग। तो टीचिंग का पहला जो नेचर है वो मैंने आपको क्या समझाया, टीचिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट, यानी कि टीचिंग जो है वो विज्ञान भी है और उसके साथ साथ कला भी है। तो यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर मैंने लिखा भी है कि जैसे पढ़ाना कला है, स्किलफुल पर्सन ही क्या कर सकता है, टीचिंग कर सकता है, हर कोई टीचर नहीं बन सकता। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो टीचिंग जो है एक सिस्टमेटिक वे में होती है, क्योंकि आप उसको पढ़ाने से पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे एंड देन तभी बच्चों को आप पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है टीचिंग इज कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो शिक्षण है वो एक जटिल प्रक्रिया है। तब आप पूछेंगे अब शिक्षण जटिल कैसे हो गया है। जैसे मान लो आप किसी को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कि जो लर्नर है जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसकी नीड्स क्या हैं। क्योंकि आप मान लो किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो वहां आपको एक तरीके का बच्चा तो नहीं मिलने वाला, वहां आपको अलग अलग काइंड के स्टूडेंट्स मिलेंगे। अब ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत जल्दी किसी बात को समझ जाएंगे, उसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको समझने में कुछ टाइम लगेगा। तो ये क्या हो जाता है, टीचिंग एक तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि क्लास में एक तरीके का स्टूडेंट नहीं होता। अब क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, जो आपको टिक कर ही नहीं बैठने देंगे, आप पढ़ाएंगे तो शरारत करेंगे। तो आपको उन सबको हैंडल करना भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, शिक्षण क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल प्रक्रिया होती है। ये जटिल इसलिए है क्योंकि क्लास में डिफरेंट काइंड के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। सभी को कैसे पढ़ाएंगे, सभी के लिए पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ाना है। अगर बच्चे को समझ नहीं आएगा तो टीचिंग मेथड्स में हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मान लो आप सभी जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं सभी को एक मेथड से तो नहीं पढ़ा सकते। अब मान लो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मेथड्स में चेंज करना पड़ेगा ना चेंज, तभी आप सामने वाले को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो टीचिंग है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अगर बच्चे को समझ नहीं आएगा तो टीचिंग मेथड्स में हमें क्या करना होगा, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक का पॉइंट, सेकंड पॉइंट आ गया समझ में। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, टीचिंग कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि टीचिंग जो है जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में ही टीच कर पा रहे हैं, शिक्षण का जो काम है वो सिर्फ स्कूल में ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ जो टीचिंग है ये भी जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप बच्चे को किसी भी तरीके से सिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम बच्चों को स्कूल के प्लेग्राउंड में लेकर जाते हैं, वहां पर हम बच्चों को रूल सिखाते हैं, नियम सिखाते हैं, तो वहां से भी बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। इसके साथ साथ जैसे हम मान लो कुछ जरूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ बुक्स के थ्रू ही पढ़ाया जाए, हम कुछ कहानियां सुनाते हैं जिससे बच्चों में मोरल वैल्यू डेवलप हो जाती है, अपने आप ही उनके अंदर मोरालिटी आ जाएगी। तो यहां से बच्चा क्या सीख जाएगा, मोरल वैल्यू सीख जाएगा। तो ये कौन सा तरीका होता है, ये इनडायरेक्ट तरीका यानी कि अप्रत्यक्ष तरीका है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष तरीके की बात करें, जैसे हम स्कूल में बुक्स से उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो सब क्या है, डायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो हम कहानी के माध्यम से बच्चों में मोरल वैल्यू को डेवलप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो टीचिंग है वो क्या होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इसके साथ साथ इनडायरेक्ट प्रोसेस भी हो सकता है। तो दोनों ही पॉइंट को आपको याद कर लेना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारे पास फोर्थ पॉइंट है जिसमें मैंने लिखा है टीचिंग कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। टीचिंग जो है वो वर्टिकल भी हो सकती है और इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल को हम हिंदी में अनुलंब के नाम से जानते हैं और हॉरिजॉन्टल को हम क्षैतिज के नाम से जानते हैं। अगर हम वर्टिकल टीचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने पहले से बच्चे को कोई कंसेप्ट जो है वो सिखा रखा है। अब यहाँ पर बच्चा किसी कंसेप्ट को पहले सीख चुका है, उसी कंसेप्ट के ऊपर हमें बच्चे का दूसरा कंसेप्ट बिल्ड कर देना है। यही कैसे टीचिंग है, वर्टिकल टीचिंग है, ठीक है। अब आपने देखा होगा उसकी प्रीवियस नॉलेज जो होती है उसके बेसिस पर आप उसे आगे पढ़ाते चले जाते हैं। जैसे 6th क्लास में उसने जो चैप्टर पढ़ा है वो आगे 7th क्लास में उसका थोड़ा सा डिटेल से आगे पढ़ने वाला है, तो वहां 6th क्लास में उसका एक कंसेप्ट बन चुका है जो आगे जाकर 7th क्लास में हम उसी कंसेप्ट के बेस पर उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये क्या होती है, एक वर्टिकल टीचिंग होती है यानी कि अनुलंब होती है, ठीक है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, क्षैतिज की बात करते हैं।
तो यहाँ पर ये क्या होगा, वाइड होगा, यानी कि विस्तृत होता है। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल होगी टीचिंग, यानी कि अनुलंब होगा और क्षैतिज होगा। अनुलंब में हम कंसेप्ट पर ही कंसेप्ट बनाते चले जाते हैं और हॉरिजेंटल में पूरा हॉल डिफाइन करके बताते हैं। तो ये क्या है, टीचिंग के नेचर हैं। तो अभी तक मैंने आपको 4 टाइप के नेचर बताए हैं टीचिंग के, जिसमें से वर्टिकल और हॉरिजेंटल भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और तैयारी करते रहो, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो पास में है, और पढ़ते रहो। और इसके साथ साथ जैसे मान लो अब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है, देन आप, सच कह रही हूं मैं, वहां पर इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता है। आपको उन क्वेश्चंस को सोल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में तो नहीं आएंगे, आपसे घुमा फिरा कर ही पूछा जाएगा। तो वो आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपने यहाँ पर उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो मैं आपको हमेशा यही सलाह देती हूँ कि आप पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम हॉल में परेशानी ना हो। अब एस्टेट का पेपर था, तो मैंने एस्टेट के लिए बच्चों को बहुत बार कहा था कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना, बहुत बार उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बट शायद कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो रह गए होंगे, क्योंकि जो पेपर था वो प्रीवियस ईयर बेस्ड आ गया। तो अब जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनका पास हो गया। ठीक है, बाकी सिलेबस का भी वहां पर रोल रहा था, क्योंकि सिलेबस भी उनका जो पूछा गया था वो नहीं दिया गया, तो 30 मार्क्स का वहां पर उन्हें लॉस भी हो गया था। बट मैंने उनको बार बार ये सजेशन दिया था कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हेल्प मिलती है। और आपको भी मैं बार बार कहती हूँ, आप प्रीवियस ईयर कर लेना। इसके साथ साथ जहां से भी आपको टेस्ट मिलते हैं, जहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मे बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। अब यहाँ पर जो आप पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्लान्ड ही हो, आप अनप्लान्ड तरीके से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यानी कि वैसे तो आपको पता है टीचिंग मोस्ट ऑफ टाइम प्लान्ड तरीके से पढ़ाई जाती है, लेकिन ये अनप्लान्ड भी हो सकती है, क्योंकि प्लान्ड में आप करिकुलम बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, ठीक है, उसके थ्रू आप क्लास में जाएंगे, तभी पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम अनप्लान्ड की बात करते हैं, तो अनप्लान्ड में जैसे अब करिकुलम पढ़ते हैं, तो करिकुलम में हिडन करिकुलम आता है, उसके थ्रू हम बच्चों को क्या सिखा देते हैं, वैल्यू सिखा देते हैं, कैसे बिहेव करना है, कहाँ पर कौन से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें बच्चा सीख जाता है। अब सड़क पर जाएगा, बच्चे को हम सड़क पर लेकर जाते हैं, तो वहां पर उसे पता होता है कि उसे वहां पर चिल्लाना नहीं है, उसे बिल्कुल ऐसे फॉलो करके जाना है। तो ये सारे के सारे नॉर्म्स, वैल्यूज हम हिडन करिकुलम में उसे सिखा देते हैं। तो ये अनप्लान्ड तरीके से हम क्या कर देते हैं, बच्चों को बातें सिखा देते हैं, जो अपने सराउंडिंग से, अपने चारों ओर से अपने आप ही सीख जाता है। तो ये क्या होती है, अनप्लान्ड यहाँ पर टीचिंग होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया समझ में, प्लान भी हो सकती है और इसके साथ साथ अनप्लान्ड भी हो सकती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, टीचिंग इज डायनामिक एंड रिफ्लेक्शन। यानी कि जो टीचिंग है वो कैसी होगी, डायनामिक हो सकती है और रिफ्लेक्टिव हो सकती है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डायनामिक का मतलब क्या होता है। डायनामिक का मीन्स होता है गतिशील है, यानी कि कैसी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं परिवर्तनशील है, डायनामिक है, और इसके साथ साथ रिफ्लेक्टिव है, चिंतनशील है। अब ये रिफ्लेक्टिव तो समझ ही सकते हैं जो टीचर है। चिंतनशील का मतलब ये होता है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मान लो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने पीछे का जितने भी क्लासेस हैं वो उसका एनालाइज किया कि मैंने बच्चों को इतना पढ़ा दिया है, आगे उनका कितना सिलेबस रहता है, आगे उनको कैसे पढ़ाना है कि उनको सब कुछ अच्छे से समझ में आता रहे और उनके एग्जाम में भी आ जाए। तो ये क्या होती है, एक तरीके से टीचिंग का जो नेचर है वो रिफ्लेक्टिव होता है, चिंतनशील होता है। जो एक टीचर है वो पहले पूरा एनालाइज कर लेता है, उसके सामने एक इमेज होती है कि उसको कैसे क्या क्या सिलेबस कवर कराना है, कितने समय में कराना है, आगे कौन से टॉपिक है जो उन्हें पढ़ा देने हैं, बच्चे को कितना समझ में आ गया है। ये सब क्या है, रिफ्लेक्टिव होता है। ऐसे ही रिफ्लेक्टिव टीचर भी होता है, क्वालिटी होती है। ठीक है, टीचर के टाइप भी होते हैं, तो वो सारा भी मैं पढ़ाने वाली हूँ। डेमोक्रेटिक टीचर भी होता है, तो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर गतिशील की बात कर लेते हैं, डायनामिक की बात कर लेते हैं, परिवर्तनशील है। यानी कि यहाँ पर जो टीचिंग होगी, शिक्षण जो होगा वो कैसा हो सकता है, परिवर्तनशील हो सकता है। हम चाहें तो जैसे मान लो बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग हम अपने मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। हमें ये पता लग गया बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अब मेरे पास ही छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ पेडागोजी वैसे ही समझ में आने लगती है
क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं ना, उनको एक बार समझाया, मान लो प्लस के सम समझाए, नहीं समझ में आए, दूसरी बार समझाएंगे नहीं समझ में आए, बहुत बार समझाने के बाद भी वो सेम मिस्टेक बार बार करते रहते हैं, तो हमें ऐसा पता लगने लगता है कि अब हमें हमारे मेथड्स में चेंज करने की नीड है, क्योंकि बच्चे को उस मेथड से समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम कैसे एनालाइज किया, हमने बच्चे को देखकर एनालाइज कर लिया, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी टीचिंग में कुछ चेंज करेंगे, उसको समझाने का तरीका बदलेंगे, अब उसको समझ में आ जाएगा। तो वो क्या है, टीचिंग यहाँ पर हमारी कैसी होगी, डायनामिक हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, हमारे मेथड्स में चेंज कर दिया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो टीचिंग होती है ना, वो कैसी होती है, डायनामिक होती है। हम बच्चों की ग्रोथ के लिए उसमें बदलाव, हमें बच्चों की जो ग्रोथ है उसके लिए उसमें बदलाव लाना पड़ता है, तो वही क्या है, डायनामिक टीचिंग है। अगर रिफ्लेक्टिव चिंतनशील की बात करते हैं, तो जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो टीचर देखता रहता है, टीचर अपने मन में सोचता रहता है कि उसने कितना पढ़ा दिया है, आगे कितना पढ़ाएगा, कैसे उसने सीखा है, कौन से मेथड से बच्चों ने सीखा है, आगे कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे बच्चा और भी सीख सकता है, और उसको कैसे किस तरीके से पढ़ा देना है। तो ये सब क्या, एक रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है। ठीक है, आ गया समझ में, डायनामिक और रिफ्लेक्टिव समझ में आ गया, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है इट हैज अ वेरी वाइड स्कोप, टीचिंग जो है वो बहुत वाइड स्कोप होती है, इसका क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत होता है। जैसे टीचिंग में जरूरी नहीं है टीचिंग में सिर्फ स्टूडेंट ही होगा, टीचिंग में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे टीचिंग में टीचर होता है, टीचिंग में स्टूडेंट होता है, असेसमेंट होती है बच्चे की, करिकुलम होता है, मेथड्स होते हैं टीचिंग के, उसके एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर टीचिंग को क्या बना देते हैं, वाइड बना देते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, टीचिंग को वाइड बनाने का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद है टीचिंग इज नॉट अ नैरो कंसेप्ट, टीचिंग क्या नहीं होती, एक नैरो कंसेप्ट नहीं है, और टीचिंग क्या है, वाइड कंसेप्ट है। तो ये देखो, अगर मान लो किसी दिन नहीं पढ़ा हो तो वो तो गलत टिक कर देगा इसे, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने की नीड होती है। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा, अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तो आप सीधा गलत टिक कर आएंगे इसको, आप यहाँ पर अपना दिमाग ही यूज नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो टीचिंग है वो कैसी है, वाइड है, सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करके चलती है। जैसे असेसमेंट है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये क्या होता है, एक इंटरेक्टिव वे होता है, किसके बीच में, एक टीचर के बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं आपसे यूट्यूब के थ्रू एक इंटरेक्शन है, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब मान लो मैं सीधा बोलती जाऊं, पढ़ाऊं नहीं, आपसे पूछूं नहीं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपके कमेंट्स जो आते हैं उनको नहीं देखूं, या आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपने कोई टॉपिक बताया हो, मैंने आपको वो टॉपिक ना कराया हो, तो ये सब क्या है, एक इंटरेक्शन भी होना चाहिए। मैं आपको मोटिवेट करती रहूं, बताती रहूं कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये सब क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है, 2 वे क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो ये क्या होगा, टीचिंग सोशल होगी, सामाजिक होगी, कॉन्टिन्यूस होती है, लगातार आप टीच करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टीचिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है, इसके साथ साथ एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। तो 2 वे कम्युनिकेशन में काम कर सकते हैं हम टीचिंग में। टीचिंग हमारा 1 वे नहीं होगा, टीचिंग हमेशा 2 वे होगा। तभी इसमें एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है, एक सीखने वाला होता है, एक सिखाने वाला होता है। तो वही क्या है, आपकी टीचिंग का नेचर होता है। तो टीचिंग हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन होगी, आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टीचिंग फ्लेक्सिबल और मेजरेबल होती है, यानी कि टीचिंग में लचीलापन होता है और वो मापने योग्य होती है। तो फ्लेक्सिबल की बात करेंगे तो टीचिंग में बदलाव लाना क्या है, आसान है, यानी कि इसमें इतनी फ्लेक्सिबल है कि हम इसमें जब चाहे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, आप अपने मेथड्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं। बच्चों को सिखाना है तो आप अपने मेथड्स को क्या करेंगे, उसमें चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर टीचिंग में क्या होता है, फ्लेक्सिबल है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो टीचिंग होती है वो रिजिड होती है या फ्लेक्सिबल होती है, कैसी होती है, तो आप क्या टिक करेंगे, फ्लेक्सिबल है हमारी टीचिंग। इसके साथ साथ टीचिंग जो है वो मेजरेबल होती है, यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपने कितना सिखाया है और बच्चे को कितना समझ में आया है, वो कितना सीख पाया है, उन सबको हम मेजर कर पाते हैं। तो मेजरमेंट कैसे होगी, हम इवेलुएट करेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट से हमें पता लग जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। जैसे हम समेटिव असेसमेंट करते हैं बच्चे की, तो वहां से हमें पता लगता है कि ऑल ओवर में बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, कितना सीखा है बच्चे ने, कहाँ पर उसकी कमियां रह गई हैं। ठीक है, तो संपूर्ण शिक्षा का मापन कर सकते हैं हम समेटिव असेसमेंट से। तो ये सब क्या है, यहाँ पर हम बच्चे की जो टीचिंग है वो कैसी होती है, मेजरेबल होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कंटेक्चुअल, यानी कि संदर्भ आधारित। इसका मतलब ये है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वह बच्चे की रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि उसके लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो उसके काम आना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, संदर्भ आधारित होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दूं, आपके एग्जाम में ये सब आए, मैं आपको वो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाती रहूं, ठीक है। तो ये कैसे होना चाहिए, आपका संदर्भ आधारित हो, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए वैसा ही आपका कंटेंट होना चाहिए। हम जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चे की लाइफ से रिलेट करके भी पढ़ाएंगे। साथ साथ जैसे मान लो बच्चे को मैथ्स पढ़ाना है तो मैथ्स के लिए हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, जैसे मैथ्स में मनी का टॉपिक आता है तो बच्चा घर पे मनी देखता है, पैसे देखता है, तो उनसे रिलेट करके पढ़ा देंगे। साइंस पढ़ानी है तो बादल कैसे बनते हैं, ठीक है, रेन कैसे होती है, सोइल क्या है, आपके घर के आसपास कैसी मिट्टियां पाई जाती हैं, तो इन सबको हम बच्चे की जो लाइफ है उससे रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, तो कंटेक्चुअल है, संदर्भ आधारित है। यहां से वो बहुत आसानी से चीजों को समझ पा रहा है। इसके बाद जैसे एग्जाम रिलेटेड पढ़ाएंगे तो ये भी कॉन्टेक्चुअल में ही है। जैसे एग्जाम है, एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस हम उसको कराने वाले हैं। अब मान लो बच्चा 4th क्लास का, आप उसे 8th क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो टीचिंग है वो कैसा नहीं है, उपयुक्त नहीं होगा। तो टीचिंग हमेशा संदर्भ आधारित रहना चाहिए। आ गया समझ में? मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इंटेंशनल। ठीक है, इंटेंशनल का मतलब होता है यहाँ पर व्यवस्थित है, हम क्या करेंगे, हमारा कोई ना कोई एक इंटेंशन होगा पढ़ाने का। अब यहाँ पर अब मेरा भी पढ़ाने का आपको कोई इंटेंशन है कि आप अपना एग्जाम क्या कर सके, क्रैक कर सके, और मैं क्या से पढ़ाती जाऊंगी, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में व्यवस्थित तरीके से पढ़ाती जाऊंगी। अब यहाँ पर इंटेंशंस में मेरी प्लानिंग्स क्या है, क्या मैंने इसके लिए कुछ प्री प्लान किया है या नहीं किया है, या फिर मैंने इसको पढ़ा ही नहीं है, मैं सीधा आपको पढ़ाने आ गई हूँ, मैंने किसी और से आपका ये कंटेंट लिखवा लिया और बस सीधा उठाया और यहाँ पर आपको एक रीड किया और बता दिया कि ये सब आएगा, समझाया नहीं। तो ये सब क्या है, इंटेंशनल होता है, प्री प्लान्ड होता है। मैं पहले इसके लिए प्लानिंग करती हूँ, देखती हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक कराऊं जो आपके लिए यूजफुल भी हो, जो आपके एग्जाम में भी आए। उससे पहले मैं इसे खुद भी पढ़ती हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगता है। तो ये इंटेंशनल होता है, प्लानिंग होता है, प्री प्लान्ड होता है, मेरे पढ़ाने का क्या इंटेंशन है। तो टीचिंग जो है वो इंटेंशनल होगी और व्यवस्थित होगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम उसे पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? इंटेंशनल का मतलब नहीं होगा व्यवस्थित, सिस्टमेटिक का मतलब होगा व्यवस्थित। ठीक है, यहाँ पर है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब है आप एक उपयुक्त मेथड में पढ़ाते जाएंगे, यानी कि उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाते जाएंगे, वही क्या होगा, आपका सिस्टमेटिक वे होगा। जैसे पढ़ाने से पहले आपने लेसन प्लान बनाया, आपने मेथड्स कोई ना कोई सिलेक्ट किया होगा जिससे आप समझा पाएंगे। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा कोई ना कोई सिस्टमेटिक वे है, आपको पढ़ाने का एक व्यवस्थित ढंग है। ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं से पहले इसको तैयार किया है कि मैंने कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं। यहाँ मैंने बुक में सारे टॉपिक पहले लिखे हैं कि मुझे कौन से टॉपिक्स करा देने हैं, कितने दिन में करा देने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि मैं कौन सी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊं, कौन से मेथड से आपको पढ़ाऊं जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्या होती है, टीचिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में होती है। तो आप भी जब टीचर बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, तब आप भी अपने लेसन प्लान्स बनाएंगे, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये सब आप सोचेंगे, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपके क्या मेथड्स रहेंगे वो सब आप सोचेंगे। इसके बाद है असेसमेंट एंड फीडबैक, आकलन और प्रतिपुष्टि। हम क्या करते हैं यहाँ पर टीचिंग में जो है, हम लगातार असेसमेंट करते हैं जैसे, और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है ये सब यहाँ पर हम उसका क्या करते हैं, उसकी फीडबैक क्या रही है, बच्चा कितना सीख पाया है, तो ये सब क्या है, फीडबैक में आता है। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो जाते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको यहाँ तक का कंटेंट जो मैंने समझाया है वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वेरिएबल ऑफ टीचिंग पर। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब आपने सीटेट दिया होगा तब भी आपने वेरिएबल ऑफ टीचिंग पढ़े ही पढ़े होंगे, जिसको हम इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाकर पढ़ते हैं, जिसमें टीचर होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर स्टूडेंट होता है, फिर करिकुलम होता है। करिकुलम जो है इन दोनों के बीच में एक मेडिएटर का काम करता है। तो ये क्या है, टीचिंग के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स 3 टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंटरवीनिंग होता है। ठीक है, बीच का होता है। अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो आप सोच कर देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन है, तो टीचर जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसको पता है उसे क्या पढ़ाना है। डिपेंडेंट की बात करेंगे तो जो यहाँ पर छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो किस पर डिपेंड करेंगे, टीचर पर डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। अब यहाँ पर टीचर जो इन्हें सिखाएगा, जो इन्हें पढ़ाएगा, ये वही सीख पाएंगे, वही कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो क्या है, टीचर पर डिपेंड है। इसके बाद इंटरवीनिंग यानी कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो मेडिएटर का काम करता है, बीच का काम करता है। तो यहाँ पर शिक्षक जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करेगा और डिपेंडेंट पर प्रभाव डालेगा।
डिपेंडेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे। अब डिपेंडेंट की बात कर लेते हैं तो डिपेंडेंट यहाँ पर कौन होते हैं, आश्रित होते हैं, जो किस पर डिपेंड करते हैं, एक टीचर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जैसा टीचर सिखाएगा वैसा ही सीखेंगे। टीचर यहाँ क्या करता है, प्रभावित करता है किसे, डिपेंडेंट को। इंटरवीनिंग की बात कर लेते हैं, जो मेडिएटर का काम करता है, इन दोनों के बीच में एक मध्यस्थता बनाने का काम करता है। तो मध्यस्थता कौन बनाएगा, यहाँ पर करिकुलम मध्यस्थता बनाता है, पाठ्यक्रम जो है वो इनके बीच में मध्यस्थता स्थापित करता है। इसके साथ साथ आप कैसे मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो मेथड्स भी इनके बीच में एक मध्यस्थता का काम करेंगे। क्या टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं आप, कैसे असेसमेंट कर रहे हैं, ये सब क्या है, इंटरवर्निंग है, यानी कि मध्यस्थता का काम करते हैं। तो ये 3 वेरिएबल्स थे यहाँ पर टीचिंग के, और स्ट्रेटेजीज क्या क्या होंगी ये सब भी मध्यस्थता में ही आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 वेरिएबल बताए हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और इसके साथ साथ इंटरवेनिंग। इंडिपेंडेंट यहाँ पर टीचर होता है, डिपेंडेंट यहाँ पर स्टूडेंट होगा, और इसके साथ साथ इंटरवेनिंग यहाँ पर आपका जो मध्यस्थता में जो भी आप यूज कर रहे हैं वो इंटरवेनिंग होता है। जब आप टीचर बन जाएंगे ना तब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अभी आप यहाँ पर डिपेंडेंट है, ठीक है, अभी आप यहाँ स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के। अभी बस मैंने इन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप इसको समझ पाए। कल की क्लास में मैं इन ऑब्जेक्टिव्स को मतलब गैगने के अकॉर्डिंग, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाली हूँ, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उस क्लास को जरूर देखना, ठीक है। तो अभी इसको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा था ताकि आप एक बार इनको रीड कर लो, ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए। अदरवाइज कल की क्लास में मैं इनको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगी, तो ये आपका एक तरीके का कल की क्लास का बेस बन जाएगा, ठीक है। तो कर दे स्टार्ट इसे, ठीक है। तो मैं अभी पढ़ा ही देती हूँ एक बार, कल फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगी। तो यहाँ पर लिखा है, शिक्षण का उद्देश्य है बालकों को उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्राप्त करना, प्रदान करना है। तो यही उद्देश्य होता है शिक्षण का कि बच्चे के लिए वो चीजें उपयोगी हो, उसकी लाइफ में काम आ सके, बच्चे की मानसिक शक्ति, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सके। शिक्षण का उद्देश्य है बालकों को सीखने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है। यदि बालकों में सीखने के प्रति प्रेरणा नहीं है, आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं है अब देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको मोटिवेट ना करूँ, आपको बताऊं नहीं, कुछ भी नहीं बताऊं, बस पढ़ाऊं और चले जाऊं, पढ़ाऊं और चले जाऊं, आपसे बिल्कुल भी बात ना करूं, ठीक है, आपको ये ना बताऊं कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आप कैसा होगा, बोरिंग सा हो जाएगा टीचिंग, है ना। तो आपको क्या करना है, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना है पढ़ने के लिए। तो वही क्या होता है, टीचिंग का एम होता है कि आप क्या कर सके, बच्चों के अंदर रुचि पैदा कर सके, उनके अंदर एक प्रेरणा हो किसी काम को सीखने की। अब आपके अंदर प्रेरणा है, आप मुझे कमेंट करते हैं मैं एक दिन क्लास नहीं लेती, तो आप बोलते हैं कि मैम टीचिंग एप्टीट्यूड करा दो, मैम ये क्लास करा दो, तो इसका मतलब क्या है कि आप आपका कोई एम है और उसको पाने के लिए आप क्या है, प्रेरित है, आपके अंदर उसके लिए रुचि है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, ठीक है, तभी आप उस चीज को सीख पा रहे हैं। तो यही क्या है, शिक्षण का उद्देश्य है। और बच्चों की हम जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व कर दें, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, उनका सहयोग करके उन्हें सिखाना, सहयोग से रहना सिखाना, कि बच्चे जो ग्रुप्स में रहेंगे तो सहयोग से रहेंगे, अपने पीयर ग्रुप के साथ अच्छे से रहना है, वातावरण में कैसे समायोजित करना है खुद को, प्रगति के मार्ग पर लेकर जाना। तो ये सब क्या है, आपके टीचिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं, लेकिन कल मैं इनको फुल डिफाइन से समझाने वाली हूँ, डिफाइन करके। तो आप क्लासेस के साथ बने रहना, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां से एक बात लगाकर चले कि अभी आपका एक बेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अब कल की क्लास में हम थोड़ा लेवल और इंक्रीज कर देंगे, आगे इंक्रीज करते जाएंगे, और ऐसे आपका जो टॉपिक है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास समझ में भी आ गई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी, और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें। तब तक आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये तो बोल चुकी हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, बाय।